सो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, मास पढ़ा था, वेट पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट पढ़ा था। सबने लिख लिया डिफरेंस? मैंने होमवर्क दिया था। यस सर। यस सर, लिख लिया। हाँ हाँ, बोलो क्या डिफरेंस होता है मास और वेट में? सर पहला पॉइंट मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर मास होता है कांस्टेंट, लेकिन सर वेट एक वेरिएबल होता है जो सर हर एक जगह पर चेंज होते रहता है। और सर मास वो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर होता है। मास, सॉरी मास हाँ सर बीम बैलेंस से मेजर होता है। हाँ, और सर वेट स्प्रिंग बैलेंस मेजर होता है। यस। इसके अलावा मास क्या होता है और वेट क्या होता है, cannot be डेफिनेशन zero में बताएगा। and weight can be zero. क्या बोल रहे हैं? मास, Sir, mass cannot be zero, but weight can be zero. यस। बट मास क्या होता है, वेट क्या होता है, ये सबसे मेन डिफरेंस है ना। ये तो किसी ने बताया नहीं। Weight is a vector quantity and mass is a scalar quantity. मास क्या होता है? तो ये बोलोगे कि मास स्केलर होता है। मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट बाय Amount of matter present in a body and weight is measured वेट with तो the क्या होता है? gravitational ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। पढ़ाई नहीं करते हो बिल्कुल भी। हाँ ठीक है। सो वेट के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस या फिर वेइंग मशीन, है ना। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, वेटलेसनेस। वेटलेसनेस, ठीक है। वेटलेसनेस समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि जैसे ये ग्राउंड पर एक वेइंग मशीन रखी हुई है ना, ये वेइंग मशीन है, इस पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है। वेइंग मशीन क्या बताती है आपको? वेट बताती है या मास बताती है? सर मास बताती है। एक्चुअल में वो किलोग्राम में जो रीडिंग होती है ना, वो किलोग्राम फोर्स कर देंगे तो वेट हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो ये आपको वेट ही बताती है, ये आपको वेट ही बताती है, मास नहीं बताती है। क्या बताती है? वेट। क्यों? मास तो हर जगह सेम रहता है, मास तो हर जगह सेम, बट वेट चेंज होता है ना। तो इस वेइंग मशीन को आप मून पर बताओ ले जाओगे तो ये वही रीडिंग बताएगी कि जो अर्थ पे बता रही है? नहीं सर, अलग बताएगी ना। उसका 1/6 बताएगी। उसका 1/6 बताएगी। 1/6 मतलब ये बताएगी। मास बता रही है। अगर मास बताती तो वही बताना चाहिए था। ये सर। क्या बता रही है आपको? वेट बता रही है। कैसे बताती है? इसके अंदर स्प्रिंग होती है। हाँ, इसके अंदर स्प्रिंग होती है। जैसे हम खड़े होते हैं, स्प्रिंग पुश होती है, कंप्रेस होती है। जितनी ज्यादा स्प्रिंग कंप्रेस होगी उतना ज्यादा रेटिंग आएगा। समझ में आया? हाँ सर। अब स्प्रिंग जो कंप्रेस होती है, मशीन में होता है ना। अरे पहले मुझे पढ़ाने दिया करो आयुष, बीच में मत टोका करो, ठीक है। वेइंग मशीन में ये स्प्रिंग क्यों कंप्रेस होती है? वाई? जैसे हम खड़े होते हैं, क्योंकि अर्थ हमें पुल कर रही है नीचे की तरफ। समझ में आया? हाँ सर। हाँ यस सर। तो अर्थ हमें पुल कर रही है और नीचे आने से ये वेइंग मशीन रोक रही है। अगर वेइंग मशीन को हटा दो तो हम अर्थ पर आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ सर, समझ में आया? तो इसलिए इसकी स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है। तो यही वेइंग मशीन को अगर मैं मून पर ले जाऊं तो मून उतने फोर्स से पुल नहीं करता है जितना अर्थ करती है। तो वहां पर स्प्रिंग में कंप्रेशन उतना ही होगा या कम होगा? सर कम होगा सर। कम होगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो वहां पे रीडिंग कम आएगी। तो रीडिंग अगर आप बोलोगे मास है तो मास कम आएगा। मास थोड़ा ना फिर रीडिंग हुई, मास तो सेम है मून पर भी और अर्थ पर भी। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो ये आपको जो रीडिंग बताता है वो वेट की होती है। ऐसा समझ में? किसकी रीडिंग होती है? तो वेट की रीडिंग होती है, ठीक है। अब देखो, तो ये जो वेट की रीडिंग है
अब मान लो ये तो नीचे अभी ग्राउंड है, इसलिए स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है। मान लो नीचे ग्राउंड नहीं है, फ्री फॉल हो रहा है, और इस पे आप खड़े हुए हो, आप दोनों नीचे आ रहे हो फ्री फॉल, और वेइंग मशीन पे आप खड़े हुए हो, क्या इस केस में भी स्प्रिंग कंप्रेस होगी क्या? नहीं सर, होगी नहीं अब स्प्रिंग का कंप्रेस। क्योंकि अर्थ आपको भी पुल कर रही है और वेइंग मशीन को भी पुल कर रही है, तो वेइंग मशीन भी नीचे जा रही है, तो वेइंग मशीन आपको रोक नहीं रही है। अब समझ में आया क्या? नीचे जाने से हाँ तो उसका स्प्रिंग कंप्रेस होगा ही नहीं, तो रीडिंग क्या आएगी? 0। 0। इस स्टेट को बोलते हैं वेटलेसनेस। रीडिंग 0 आ रही है, वेट आपका 0 बता रही है, क्योंकि वेट मतलब होता है वेट कब बताती है? जब कोई रिएक्शन लगे। समझ में आया क्या? वेट कब मिलता है? जब आपको रिएक्शन फोर्स लगता हो। समझ में आया? तो जब हम ग्राउंड को पुश करते हैं नीचे, तो ग्राउंड भी हमें पुश करता है, उससे हमें वेट फ्लो फील होता है ग्राउंड पर। जब हम फ्री फॉल करते हैं तब हमें वेटलेसनेस का फील होता है। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। इस स्टेट को क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस। समझ में आया? यस यस सर। सर। तो डेफिनेशन लिख लो इसकी। weightlessness is defined as the state in which a body loses its weight due to free fall. समझ में आया? Due यस to सर। free fall is called weightlessness. आया समझ में? यस सर। क्या लिख लो उसको। अब लिखो सैटेलाइट मोशन। ठीक है, अब इसमें कुछ टॉपिक्स हम पढ़ने वाले जो आपके स्कूल के सिलेबस में तो नहीं है ना, बट होमी बाबा और आईजेसओ में आते हैं इसके। ठीक है, हाँ सर। यस हाँ, सर। स्कूल के सिलेबस में ओनली इसमें एक टॉपिक है केपलर्स लॉ, वो सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट को। इसको ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ये क्या होता है? देखो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, देखो जब भी हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो अर्थ पर लॉन्चिंग पैड्स होते हैं, है ना, लॉन्चिंग स्टेशन होते हैं। यस वहां सर। से रॉकेट के थ्रू सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। जैसे यहां से मैंने सैटेलाइट लॉन्च की, अब पहले से कैलकुलेशन करके ऑर्बिट की रेडियस फिक्स कर देते हैं। ऑर्बिट की रेडियस क्या होती है? मतलब ऑर्बिट फिक्स कर देते हैं। जैसे ये ऑर्बिट फिक्स कर दिया कि इस ऑर्बिट में सैटेलाइट को रिवॉल्व करना है। समझ में आया? ऑर्बिट, हाँ सर। इसको ऑर्बिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ठीक है, ये ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट ये रिवॉल्व करेगा। तो पहले तो हम इस सैटेलाइट को क्या करते हैं, यहां से लॉन्च करते हैं और ऊपर इतनी हाइट तक लेके जाते हैं, ये वाली हाइट तक रॉकेट के। फिर रॉकेट यहाँ पे 90 डिग्री से घूमता है। कैसे लॉन्च करते हैं? रॉकेट में गैसेस निकलती है हाँ सर। नीचे की तरफ, उससे ऊपर थ्रस्ट लगता है, वो थ्रस्ट की वजह से रॉकेट ऊपर जाता है, और जिस हाइट तक हमें लेके जाना है वहां पर फिर रॉकेट 90 डिग्री से घूमता है, तो गैसेस मान लो इधर निकल रही है तो थ्रस्ट इधर निकलेगा।
तो इधर सैटेलाइट को एक स्पीड मिलती है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। समझ में आया? कौन सी डायरेक्शन हाँ, मिलती है? टेंजेंशियल। तो मुझे बताओ सैटेलाइट सीधे सीधे चला जाएगा क्या यहाँ से ऐसे? नहीं सर, ऐसे ऐसे राउंड घूम घूमेगा। जाएगा हाँ, क्यों घूमेगा? घूमेगा। क्योंकि बिकॉज द ग्रेविटी ऑफ द हाँ, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा है सेंटर की तरफ, ये सेंटर की तरफ लग रहा है और हमने इसको इधर छोड़ा है, तो ये फोर्स इसकी डायरेक्शन के वेलोसिटी की डायरेक्ट, इस वेलोसिटी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये फोर्स लग रहा है इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये इसको ऐसे घुमा देगा। समझ में आया? ऐसे। हाँ अब क्या मान लो इतना घूमने के बाद ये ऐसे सीधी चली जाएगी क्या? नहीं, यहाँ पर भी फोर्स इधर लग रहा है परपेंडिकुलर और इसका डायरेक्शन इधर, तो ये और घूम जाएगी इसे। फिर यहाँ पर क्या ऐसे सीधी नीचे गिर जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर फोर्स इधर लग रहा है और डायरेक्शन है ऐसे, तो और घूम जाएगी ऐसे, और घूमते 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 ऐसे घूमेगी, कंटिन्यूसली इसी सर्कल में घूमती रहेगी। क्यों? सीधी टेंजेंशियली क्यों नहीं चली जाएगी? बिकॉज ऑफ, क्योंकि अर्थ का फोर्स लग रहा है उसको कंटिन्यूसली, जो उसको जाने नहीं दे रहा है। समझ में आया? यस सर। हाँ सर, आया समझ में? अब अगर आप ये स्पीड थोड़ी कम करो, स्पीड कम हो, तो हो सकता है यहाँ से ऐसे घूम के यूं गिर जाए, और अगर जरूरत से ज्यादा हो तो हो सकता है ऐसे जाके ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चली जाए। समझ में आया? यस हाँ सर। सर, तो ये स्पीड उतनी होनी चाहिए जितनी इस ऑर्बिट की रेडियस के हिसाब से ये घूमे। समझ में आया? तो हाँ इस सर, स्पीड को बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। समझ में आया? स्पीड ऑफ द सैटेलाइट टू रिक्वायर इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। Speed of the speed of the satellite to revolve in any particular orbit around any planet is called orbital speed of satellite. समझ में आया? हाँ सर, जैसे मून भी घूमता है अर्थ के अराउंड, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स घूमते हैं अर्थ के अराउंड। समझ में आया? तो उनकी स्पीड को, उनके ऑर्बिट में जिस स्पीड से घूमने की रिक्वायरमेंट है उस स्पीड को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, है ना? अब वैसे डेरिवेशन बताऊं या फॉर्मूला बता दूं? डायरेक्ट काम फॉर्मूला ही आएगा। डेरिवेशन देखना है क्या तुम्हें? हाँ सर, डेरिवेशन में एक टॉपिक ऐसा है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वो सर्कुलर मोशन में आता है। ठीक है, तो हो सकता है तुम्हें समझ में कम आए, बट देख लो फिर भी। देखो सेंटर की तरफ जो फोर्स, मान लो मास ऑफ अर्थ है कैपिटल एम, मास ऑफ सैटेलाइट है स्मॉल एम, तो ये फोर्स कितना लग रहा होगा? और ये डिस्टेंस है आर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ये वाली, ये जिस ऑर्बिट में घूम रहा है ना उसकी रेडियस फ्रॉम सेंटर टू यहाँ तक की डिस्टेंस, ग्राउंड से यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं, इसको तो हाइट बोलते हैं, ये रेडियस है। हाँ सर, समझ में आया? यस, तो कितना फोर्स लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। हाँ सर, समझ में आया? हाँ सर, कितना लग रहा होगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये लग रहा होगा। हाँ सर, और सर्कल में जब भी पार्टिकल को घुमाना होता है तो एक फोर्स लगता है हमेशा सेंटर की तरफ, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स लग रहा होगा, उसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। समझ में आया? हाँ सर, ये फॉर्मूला होता है, याद रखो, अभी लिख के रखना है, अभी नहीं बाद में। तो इस केस में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही तो सेंटर की तरफ लग रहा है कंटिन्यूसली। हाँ सर, कंटिन्यूसली सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है यहाँ पर। समझ में आया क्या? हाँ सर, सो यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही फोर्स है, इसी की वजह से, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सर्कल में घूम रहा है सैटेलाइट, और सर्कल में तभी घूमता है जब कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? जी इंटू एम। समझ में आया? हाँ सर, एम से एम कैंसिल, आर से आर कैंसिल, है ना? मान लो ऑर्बिटल स्पीड मैंने के लिए वीओ, तो यहाँ वीओ आएगा। समझ में आया? हाँ सर, तो वीओ स्क्वायर आया जी बाई आर, तो वीओ कितना आएगा?
√gm/r। समझ में आया क्या? हाँ सर। ये फॉर्मूला होता है। मान लो आपको हाइट गिवन है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट नहीं गिवन है, हाइट गिवन है, तो इस r को आप क्या लिख सकते हो? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। समझ में आया क्या? हाँ सर। ये हाइट और ये Yes. r इज रेडियस ऑफ अर्थ और h हाइट है। समझ में आया? हाँ। हाँ सर। हाँ सर। अब कुछ सैटेलाइट्स अर्थ के बहुत पास में घूमती है, मतलब उनकी हाइट रेडियस के कंपेयर में बहुत छोटी होती है। समझ में आया? हाँ सर। उनको मैं क्या बोल रहा हूँ? 4 नियर बाई सैटेलाइट्स। अभी रुक जाओ, अभी मत लिखो। h जिनकी हाइट r से बहुत छोटी है, तो हमें पता है r इज इक्वल टू r प्लस h है, तो मैं h को नेग्लेक्ट करके r इक्वल टू r लिख सकता हूँ हाँ सर। अप्रोक्सीमेटली। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ऑर्बिटल स्पीड का फॉर नियर बाई सैटेलाइट? स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल R। चला। समझ में आया? हाँ Yes, सर। sir. है ना? अब मुझे बताओ स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो होती है gm/r², है ना? सरफेस और अर्थ या उससे थोड़ा बहुत ऊपर और g में ज्यादा चेंज नहीं आता है। समझ में आया? 1% 2% का आता है, वो नेग्लिजिबल। हाँ सर। तो gm इज इक्वल टू हो जाएगा gr²। ये gm की वैल्यू यहाँ पुट करो, gr² अपॉन r, r से r कैंसिल। तो ऑर्बिटल स्पीड का एक और फॉर्मूला आया, ये भी था और ये हाँ भी सर। आया। समझ में आया? ये सब क्या है? फॉर नियर बाई सैटेलाइट से जिनकी हाइट कम होती है। समझ में आया? हाँ सर, समझा। Yes, sir. अब g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर। और रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर। ये जब ये वैल्यू पुट करोगे g को भी, तो ऑर्बिटल स्पीड आती है, किलोमीटर में लिख रहा हूँ, 8 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड चाहिए सैटेलाइट को घुमाने के लिए। समझ में आया? हाँ सर। Yes, कितनी sir. चाहिए? 1 किलोमीटर पर सेकंड। आया समझ में? हाँ। ये- अच्छा, अब मुझे बताओ, मुझे बताओ ये जो फॉर्मूला आया था सैटेलाइट का, ये किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? सर, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ये देखो, ये इन दो पे। स्पीड ऑफ द जी तो सैटेलाइट, कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट पर। आर क्या है? रेडियस रेडियस ऑफ अर्थ। ऑफ ऑर्बिट। एक तो इस पे डिपेंड कर रहा है, तो VO इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट। मास तो कांस्टेंट रहता है कोई भी प्लैनेट का। जैसे अर्थ की बात हाँ। करें तो अर्थ का मास तो कांस्टेंट है। अब अर्थ के अराउंड किसी सैटेलाइट को घुमाना है, तो जितनी ज्यादा रेडियस ऑफ ऑर्बिट होगी उतनी कम ऑर्बिटल स्पीड होगी। हाँ सर। मतलब जितना दूर घुमाओगे उतनी ऑर्बिटल स्पीड की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। समझ में हाँ आया? सर। हाँ सर। जितनी पास में घुमा, इसलिए अभी ये बहुत ज्यादा आ रही है 8 किलो, पास वाली सैटेलाइट के लिए 8 किलोमीटर पर सेकंड है, दूर जाओगे कम होती जाएगी ये। समझ में आया? हाँ सर। हाँ। सो अब ये देखो, क्या ये ऑर्बिटल स्पीड मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड कर रही है कि सैटेलाइट हल्का हो या हेवी हो? ऑर्बिटल स्पीड में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। नहीं। ऑर्बिटल स्पीड का मास ऑफ सैटेलाइट से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? चाहे आप हेवी सैटेलाइट रखो या हल्का रखो, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं सैटेलाइट लाइट वेट होना चाहिए, तो स्पीड तो उतनी है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ सर। फिर क्यों हल्का रखते हैं, लाइट वेट के रखते हैं सैटेलाइट? क्योंकि सर जी इतना कम वेट होगा उतना सर आसानी होगा हमें सर स्पीड को फ्लक्चुएट करने के लिए। यस। मुझे बताओ, एक 1 किलोग्राम की बॉडी है और एक 2 किलोग्राम की बॉडी है, दोनों को मुझे सेम स्पीड रखनी है, तो किसमें इजी होगा, 1 किलोग्राम में रखने के लिए या 2 किलोग्राम में? 1 किलोग्राम में रखने के लिए। अरे एनर्जी तो ज्यादा लगेगी ना, चाहे स्पीड सेम हो।
मुझे 8 हाँ, किलोमीटर पर सेकंड से सैटेलाइट को घुमाना है, तो जितनी हल्की होगी उतनी आसानी से कम एनर्जी से घुमा पाऊंगा मैं। समझ में आया क्या? हाँ सर, फ्यूल भी तो कम उसका फ्यूल भी सर। बचेगा। फ्यूल भी हाँ, बचेगा। समझ में आया? लिखो। हाँ सर। तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास अंडर रूट gm/r। ये सब जगह वैलिड है, और ये कब वैलिड है? ये तो सब जगह वैलिड है, ये कब वैलिड है? ये वाला अब सर सैटेलाइट बहुत ही नियर है अर्थ के। नियर है, तो उस नियर वाली सैटेलाइट में मैं स्मॉल r की जगह रेडियस ऑफ अर्थ लिख सकता हूँ। समझ में आया? हाँ सर। हाँ। अब जैसे मैंने ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें स्कूल में नहीं आते, फिर से बोल रहा हूँ, मम्मी पापा या IJS में आते हैं, कि यहीं पे लिखवा नहीं रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ बस, है ना? कि जैसे दो सैटेलाइट है जिनकी रेडियस का रेशियो, रेडियस ऑफ ऑर्बिट का रेशियो 4:1 है। क्या है? 4:1। तो उनकी ऑर्बिटल स्पीड का रेशियो क्या होगा? एक की रेडियस है r, तो दूसरे की है 4r। समझ में आया? हाँ सर। तो इस फर्स्ट वाले की ऑर्बिटल स्पीड आएगी, इसको मैं v1 लिख देता हूँ, gm/r। दूसरे वाले की क्या आएगी? gm/4r। gm/4r। तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 gm/r आएगी। हाँ सर। मतलब v1/2, 1/2 ये क्या है? v1 है। हाँ सर। समझ में आया? तो v2/v1 क्या आया? 1:2। हाँ सर। ऐसे निकाल सकते हैं रेशो। समझ में आया? हाँ सर। आया समझ में? हाँ सैटेलाइट सर। एक ही सैटेलाइट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो मास तो सेम है दोनों का, तो रेशो निकाल सकते हैं दोनों की ऑर्बिटल स्पीड का। आया समझ में? हाँ लिख लो ये सर। भी, लिखो। लिख लिया? हाँ सर, लिख लिया। 1 minute। नाउ नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, है ना? देखो, ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है अर्थ के राउंड, हाँ सर। है ना? ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है? कितने टाइम में ये एक राउंड लगा ले, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, पूरा एक रिवोल्यूशन में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। समझ में आया? हाँ। यस सर। तो मुझे बताओ, एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस चलेगी? 2πr। सर 2πr।
और कितनी स्पीड से चलेगी, vo ऑर्बिटल स्पीड से। तो टाइम पीरियड का सिंबल होता है कैपिटल T, वो कितना होगा 2 पाई r बाई vo, ये होगा। हाँ vo की वैल्यू हमने निकाल ली थी, अंडर रूट gm बाई स्मॉल r, है ना। हाँ सर, हाँ तो 2 पाई r, और इसको उल्टा करेंगे तो ये r बाई gm हो जाएगा। यस सर, इस 2 पाई को अंदर लेके जाएंगे तो ये r स्क्वायर बन जाएगा, और एक r पहले से है तो r क्यूब बन जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर, Yes, sir. ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, आया समझ में? हाँ सर, अब इसमें एक चीज और देखो, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm इंटू r क्यूब, ये बन जाएगा। हाँ सर, अब ये तो पूरी कांस्टेंट वैल्यू है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, कैपिटल G कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है। समझ में सर, आया? हाँ सर, तो यहाँ से देख के क्या मैं बोल सकता हूँ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ऐसे बोल सकता हूँ। हाँ हाँ सर, कांस्टेंट हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनल आएगा। तो क्या मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ T2 बाई T1 इज इक्वल टू R2 बाई R, T2 बाई T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 बाई R1 का होल, का होल क्यूब। समझ में आया? हाँ सर, तो अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं कि दो प्लैनेट की रेडियस का रेशियो गिवन होगा तो टाइम पीरियड का रेशियो बताओ। समझ में आया? हाँ सर, हाँ, हाँ सर, हाँ सर, या फिर टाइम पीरियड का रेशियो गिवन होगा तो रेडियस का रेशियो बताओ। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको याद रखना है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है। आया समझ में? लिखो यार। हाँ सर, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, हाइट ऑफ ये h निकालने का। क्या निकालने का? h। एच, अगर आपको h निकालना है, h कैलकुलेशन, हाइट निकालने की कैलकुलेशन, तो इसमें केस फर्स्ट तो क्या बनेगा, आपको vo गिवन है ना, स्मॉल r हाँ गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला कैपिटल R गिवन है, स्मॉल r नहीं कैपिटल R गिवन, तो gm बाई कैपिटल R प्लस h, और मास गिवन है। समझ में आया? ये फॉर्मूला सर, लगा के vo की वैल्यू पुट करके, r की वैल्यू पुट करके, m की वैल्यू पुट करके g पता है h निकाल सकते हैं। समझ में आया? हाँ सर, Yes, sir. आया समझ में? हाँ सर, दूसरे टाइप का क्या क्वेश्चन बन सकता है, हाइट ऑफ सैटेलाइट की कितने हाइट पर है। ये मैंने ये r की जगह r प्लस h लिखा, चलेगा ना? स्मॉल r हाँ की सर, जगह Sir. स्मॉल हाँ, r सर। इज इक्वल टू r प्लस h होता है। केस 2 क्या बनेगा इसमें कि अगर आपको टाइम पीरियड गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है, हाँ सर, टाइम पीरियड सर, और मास गिवन है, और रेडियस ऑफ अर्थ गिवन, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, d की वैल्यू रख दो, r की जगह लिख दो r प्लस h। समझ में आया? उस r में हाँ r सर, की रेडियस की वैल्यू पुट कर दो तो h आ जाएगा। हाँ, यस समझ में आया? यस सर, तो ये दो केस, इससे हम h निकाल सकते। हालांकि क्वेश्चन बहुत इसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाती, तो चांसेस कम होते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। समझ में आया? हाँ सर, Yes, sir. लिखो। ओके, देन एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड आउट the radius of orbit of the orbital radius, जैसे लिखो the orbital radius of two satellites
are in the ratio 4:1. समझ में आया? हाँ सर। Find सर the ratio of their time period. सोल्व करो इसको। Find the ratio of their time period. मान लो एक सैटेलाइट है ए और एक है बी, या फिर 1 और 2 बोल देते हैं, 1 और 2। तो R2/R1 कितना गिवन है? 4/1। हमसे पूछा T2/T1 का रेशियो, तो हमें पता है T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ होता है ना? तो ये देख के क्या लिख सकता हूँ मैं, T2/T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2/R1 का क्यूब होता है। समझ में आया? R2/R1 कितना है? 4/1। इसका क्यूब कितना होगा? 64 होगा, है ना? दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो इधर अंडर रूट लेंगे तो इधर T2/T1 बचेगा, इधर रूट 64 आ जाएगा, मतलब 8 आ जाएगा। ये आंसर है, 8:1 का टाइम पीरियड। हाँ सर। समझ में आया? आया सबको समझ में? कैसे किया? यस सर। देखो, हाँ सर।